Hello friends, welcome back my YouTube channel G Grand Education. This is An Gaurav Kumar and today we will start a new lecture on electrostatics. सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, उसकी टाइप्स पढ़ी हुई थी, उसके बगैर ये सब पढ़ा हुआ था। आज हम उसका सबसे पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं फर्स्ट लेक्चर का। सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। द स्टडी ऑफ चार्जेस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। चार्जेस की स्टडी को ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। उसके हमने दो पार्ट्स पढ़े हुए थे, दैट इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और जिसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी थी। ठीक है, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसी थी, जिसमें कि चार्जेस फ्लो करते थे थ्रू द कंडक्टर, इज़ नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या थी, जिसमें कि चार्जेस जो थे वो फ्लो नहीं करते थे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेकंड यूनिट्स है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले इस यूनिट में जो है हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक की इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने से पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, ये वो फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक एनर्जी की। कब? जब हमारे पास चार्जेस क्या होंगे, रेस्ट में। तो उस स्टडी को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंडर क्या आता है, जब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक एनर्जी। कब? और जब वो चार्जेस होंगे रेस्ट में। ठीक है, जब चार्जेस रेस्ट में होंगे तब उसमें जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्टडी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी की स्टडी करेंगे, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की डिस्कवरी किसने की थी, ये 585 BC के अराउंड हुई थी, जब ग्रीक फिलोसफर थैल्स ऑफ मिलेटस था उनका नाम, डिस्कवर्ड द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थैल्स ऑफ मिलेटस ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक का फिनोमिना। वो कैसे किया था, उन्होंने जब एम्बर और या फिर फर या फिर सिल्क क्लॉथ को रब किया था आपस में, तो वो उन्होंने देखा कि जो सिल्क क्लॉथ या फिर एम्बर था वो ना जो स्मॉल पार्टिकल्स जैसे कि आप कागज़ ले लो या फिर ऐसी चीज़ों को वो अट्रैक्ट करने लगा। तो उन्होंने सोचा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई जो कि इन स्मॉल पार्टिकल्स थे कागज़ के, उनको कैसे अट्रैक्ट कर रही है। आप भी देखते होंगे जब आप स्केल को अपने हेयर के साथ रब करते हो तो उसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है जो कि पेपर को अट्रैक्ट करती है। तो उन्होंने भी वैसे किया, तो उन्होंने इसकी स्टडी को क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं। इसके एग्जाम्पल है जब आप सर्दियों में अपने स्वेटर को निकालते हो तो उसमें एक क्रैकिंग साउंड आती है और कभी कभी तो स्पार्क भी दिखता है। तो वो किस कारण होता है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण ही होता है। और जब आप बारिश ही देखते हो और बिजली, जब थंडर और लाइटनिंग होती है, तो वो किस फिनोमिना के कारण है, जो लाइटनिंग होती है वो किस फिनोमिना के कारण है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना के कारण है। जब हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके एग्जांपल्स क्या है, वी सी ए स्पार्क एंड हेयरिंग ए क्रैकिंग साउंड्स व्हेन वी स्वेटर इज़ टेकन आउट। हम जब स्पार्क या फिर कभी कभी जो क्रैकिंग साउंड है उसको हम सुनते या फिर देखते हैं जब हम अपने स्वेटर को निकालते हैं। तो और ये है फर्स्ट एग्जांपल। और सेकंड एग्जांपल क्या है, नेचुरल फिनोमिना लाइक लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स। जो भी नेचुरल फिनोमिना है, लाइक लाइटनिंग होती है, मतलब कि बिजली जब कड़कती है तब ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, जब थंडरस्टॉर्म मतलब कि तूफान वगैरह चला होता है, जब बिजली कड़कती है वो किस कारण होता है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना के कारण ही होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्या क्या एप्लीकेशन है। फर्स्ट क्या है, फोटोकॉपियर, कैपेसिटर्स एंड वैन डी ग्राफ जनरेटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कि जो फोटोकॉपियर है, कैपेसिटर है, वैन डी ग्राफ जनरेटर है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, की वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। तो सबसे पहले फोटोकॉपियर और कैपेसिटर क्या चीज़ है। फोटोकॉपियर है, जब आप फोटोकॉपियर की दुकान पे जाते हो और किसी भी
चीज़ की फ़ोटोकॉपी निकालते हो तो जो उसमें मशीन यूज़ होती है वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, क्या, या फिर फिनोमिना पे बेस्ड होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। और कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जिसमें कि जो चार्ज क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है। आप सिर्फ अभी तक इतना याद रखो कि कैपेसिटर क्या है, जिसमें कि चार्ज स्टोर होता है। ठीक है, वो है कैपेसिटर। और वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या है? वैन डी ग्राफ जनरेटर वो है एक डिवाइस है जिसका यूज़ हम करते हैं हाई पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए। ठीक है। वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या है? वैन डी ग्राफ जनरेटर वो डिवाइस है जिससे कि हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आप आगे पढ़ोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फिलहाल आप इतना याद रखो। ठीक है। और सेकंड क्या है? स्प्रे पेंटिंग एंड पाउडर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना। आप जब किसी भी साइकिल या फिर कार वगैरह पे स्प्रे या पेंटिंग करते हो तो वो किस फिनोमिना के कारण है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना के कारण ही वो पेंट जो है वो उस साइकिल या कार पे टिका रहता है। ठीक है। और थर्ड है द एटॉमिक स्ट्रक्चर्स कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है किसी भी एटम का वो किस फिनोमिना पे बेस्ड है या फिर किस फिनोमिना के हेल्प से उसको एक्सप्लेन किया गया है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। और फोर्थ वन इज़ वी राइट विद मार्कर ऑन वाइट बोर्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना। कि जब हम मार्कर के साथ वाइट बोर्ड पे लिखते हैं तो वो किस फिनोमिना पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। तो ये थी एक एप्लीकेशन मैं बताता हूँ। जब हम छोटे थे ना तो हम क्या करते थे, चेयर पे बैठ जाते थे और अपने दोनों पैर ऊपर रख देने चेयर पे, और उसको किसी दूसरे पर्सन को बोलना कि पीछे से ना उसको टॉवल के साथ उसको पीटे चेयर को। तो जब हम उसको पीटते थे तो एक चार्ज क्रिएट हो जाता था हमारी बॉडी के अराउंड पूरी तरफ। जब कोई अदर पर्सन उसके साथ टच करता था तो वहाँ पे स्पार्क भी दिखता था और साउंड भी दिखती थी और छोटा सा शॉक भी लगता था और दर्द भी होती थी। ठीक है। आप ये घर पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही एक पार्ट है जब आपको जो शॉक लगता है। अब हम देखेंगे चार्जेस क्या है। चार्जेस हैं, इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल शो एन अट्रैक्शन और रिपल्शन इज़ नोन एज चार्जेस। ये क्या है? एक टाइप की एनर्जी है जो भी किसी भी बॉडी में पोजेस्ट करती है, मतलब कि प्रेजेंट होती है। इस एनर्जी के कारण वो बॉडी किसी भी अनदर बॉडी के साथ या तो अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपेल करेगी। ठीक है। इसको हम एक बार फिर से एक एग्जांपल लेके मान के चलते हैं। एक मान लो कि एक बॉडी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब जो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस बॉडी में एक एनर्जी क्रिएट होगी, वो एनर्जी किसी भी अनदर चार्ज्ड बॉडी को या फिर अट्रैक्ट करेगी। ठीक है। या फिर रिपेल करेगी। ठीक है। तो यह है चार्जेस। इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल शो एन अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये एक टाइप्स ऑफ एनर्जी है जो कि किसी भी बॉडी में प्रेजेंट होती है और किसी भी चार्जड बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है। किसी भी चार्जड बॉडी में प्रेजेंट होती है इस एनर्जी के कारण कोई भी बॉडी जो है वो किसी अनदर बॉडी के साथ या तो रिपेल शो करेगी या फिर अट्रैक्ट। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो चार्जेस हैं उसकी यूनिट्स क्या क्या हैं। चार्जेस की ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज कूलम। ठीक है। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम। और सीजीएस यूनिट भी आपने पढ़ी होंगी, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज स्टैट कूलम। अब ये जो कूलम है वो स्टैट कूलम से बड़ी यूनिट है। ठीक है। तो 1 कूलम कितने स्टैट कूलम के बराबर होगा? 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम। ठीक है। और फिर 1 स्टैट कूलम किसके इक्वल आएगा? 1 कूलम अपॉन 3 × 10⁻⁹।
अब हम इसके डायमेंशन फार्मूला देखते हैं। डायमेंशन फार्मूला क्या है? ठीक है, डायमेंशन फार्मूला क्या है? जब हम करंट और इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे तो मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी करंट इलेक्ट्रिसिटी की, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि कोई भी चार्ज है कितने टाइम में फ़्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में, उसको बोलते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो एक बार इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं। तो मैंने क्या बोला? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट के जो डेफिनेशन क्या थी? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, रेट का मतलब होता है कि टाइम। ठीक है, कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है थ्रू द कंडक्टर इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे पास जो चार्ज है वो कितना आएगा? I इंटू टी। तो हमारे पास चार्ज Q आएगा, और हम जो करंट का डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है एम्पियर के इक्वल। करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर के इक्वल। और टाइम को हम लेते हैं टी से साथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है डायमेंशन फार्मूला? A1 और T1। ठीक है, अब हम देखेंगे पोलैरिटी ऑफ चार्जेस क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं। चार्जेस बेसिकली 2 टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब हम उसी को देखते हैं कि पोलैरिटी ऑफ चार्जेस मतलब कि हम चार्जेस को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमारे पास मान लो कोई भी 2 चार्जेस हैं, Q1 और Q2। अब हम इन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? ठीक है, हम किन्हीं भी 2 चार्जेस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक को पॉजिटिव मान के एक को नेगेटिव। ठीक है, तो हम अब पोलैरिटी ऑफ चार्जेस क्या देखते हैं? द प्लस और माइनस साइन गिवन टू द चार्जेस टू डिफ्रेंशिएट 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, कि हम प्लस और माइनस साइन देते हैं किसी भी चार्ज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये 2 चार्जेस जो हैं वो अलग अलग हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे चार्जेस की, जो कि हमारे पास कैवेंडिश ने दी हुई थी। ठीक है, उसने बोला था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब हमारे पास लाइक चार्जेस क्या क्या आते हैं? अब मानो एक चार्जेस इधर का लाइक कर रहा है, एक इधर, तो इनमें से कई पॉजिटिव होंगे, कई नेगेटिव चार्जेस होंगे। ठीक है, तो लाइक चार्जेस कैसे रहते हैं? कि मतलब कि एक जैसे चार्जेस, प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज क्या करेंगे आपस में? ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये करेंगे आपस में रिपेल। वैसे ही नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो आपस में करेंगे रिपेल। ठीक है, वैसे ही ऑपोजिटली चार्ज मतलब कि प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर। वैसे ही माइनस क्यू और प्लस क्यू क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये बोला था कैवेंडिश ने। और ये पोलैरिटी ऑफ चार्जेस क्या थी? बेसिकली 2 चार्जेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम प्लस और माइनस साइन लगा देते हैं, उसी को हम पोलैरिटी ऑफ चार्जेस बोलते हैं। और अब हम देखते हैं कि किस चार्जेस को हम पॉजिटिव साइन देंगे और किस चार्जेस को नेगेटिव साइन देंगे। तो अब बेसिकली याद रखो कि कोई भी बॉडी है वो न्यूट्रल होती है। ठीक है, कोई भी बॉडी है, जितने उसके पास प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट अब कई बार जिस एटम के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होगा? नेगेटिव साइन, उस पर क्या आएगा? नेगेटिव साइन। ये आपको आगे पढ़ोगे कि ये मैं फ़िलहाल ऐसे बता देता हूँ। और जिस एटम पे प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, उस पे आएगा पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो ये 2 चार्जेस हैं जो कि ये 2 साइन हैं जो कि 2 चार्जेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसी को हम पोलैरिटी ऑफ चार्जेस बोलते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग।
इसमें हम देखेंगे कि कौन से चार्ज पे है जो कि पॉजिटिव साइन आएगा और कौन से चार्ज पे नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पे इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो हम लेते हैं कार्बन। ठीक है, कार्बन में क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें 6 6 6 आएगा, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर की संख्या। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, कार्बन ले लेते हैं हम, इसका ये है न्यूक्लियस, तो इसमें प्रोटॉन्स कितने आएंगे +6 और इसके जो, अच्छा इसको हम छोटा बना लेते हैं पहले। ठीक है, अब ये है फर्स्ट शेल और ये है सेकंड। आपको पता होगा कि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये आएगा फर्स्ट और ये आ गया सेकंड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो अब 4 आएंगे इसमें आउटर मोस्ट शेल में। तो इस टाइम ये सबसे पहले, तो इस टाइम ये जो है वो है न्यूट्रल, क्योंकि इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। आप यहाँ पे दे सकते हो कि जितना पॉजिटिव, जितना +6 चार्ज है उतना ही -6 चार्ज है। +6 चार्ज है -6 चार्ज, तो यहाँ पे हमारे पास नेट चार्ज कितना है 0। ठीक है, अब मान लो इसी एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। ठीक है, अब इसी एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो क्या होगा। ठीक है, चलो इसी से बता दूँ, इसने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज क्या है, मतलब कि नेट चार्ज कितना बचेगा। यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं उनकी संख्या तो सेम है और यहाँ पे चार्ज कितना आएगा +6, बट जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें एक कम है, मतलब कि -E जो है हमारे पास कम है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -5 क्यूब। 1 क्यूब हमारे पास लूज हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास आया -5 क्यूब और यहाँ पे हमारे पास बचा क्या +E। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आया पॉजिटिव चार्ज बचा। ठीक है, जिसमें तभी तो मैंने बोला था कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होगी और प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी तो उसमें आएगा हमारे पास पॉजिटिव साइन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की जगह एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब इसने एक और इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहाँ पे क्या आएगा -E साइन। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या तो उतनी ही रही, मतलब कि पॉजिटिव +Q चार्ज तो उतना ही रहा, +Q चार्ज कितना रहा 6Q। ठीक है, और जो -Q चार्ज था उसकी संख्या एक बढ़ गई, मतलब कि 7Q हो गया। यहाँ पे अब हमारे पास कितना आएगा चार्ज -Q। ठीक है, मतलब कि हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव साइन। अब इसमें क्या देखा हमने, जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किसी भी एटम में बढ़ गई एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स की, तो हमारे पास क्या आएगा साइन नेगेटिव। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ कि जो न्यूट्रल एटम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसमें आएगा पॉजिटिव साइन, और जो वही एटम्स न्यूट्रल एटम जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसमें आएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव साइन होता है, तो जो ये नेगेटिव साइन कोई भी गेन करेगा तो वो दूसरे को भी नेगेटिव ही बनाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट से ही आप याद रखोगे। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो एटम है, कोई भी न्यूट्रल एटम है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर आएगा पॉजिटिव साइन और गेन करेगा तो उस पर आएगा नेगेटिव साइन। ये थी इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग थी। तो हम देखेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। ये एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के काम आता है। मान लो आपने ना एक स्केल एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, मैक्सिमम स्केल को अपने हेयर के साथ रब किया और जो स्केल में है वो उसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब उस पॉजिटिव चार्ज को आपने मेज़र करना है कि कितना पॉजिटिव चार्ज आया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो मेटालिक डिस्क है इसके ऊपर आप उस स्केल को रखोगे। ठीक है, अब ये मेटल के डिस्क होने के कारण ये चार्ज को नीचे फ्लो करने देगी और यहाँ पे ये है गोल्ड फॉइल।
या आप गोल्ड लीफ भी बोल सकते हो, गोल्ड फॉइल बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने मान लो स्केल रखा चार्ज, इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ से ये मेटालिक डिस्क होने के कारण इसमें से ये जब टच करेगी तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो रोड है वो भी मेटालिक है, इस कारण यहाँ से ये जो फ्लो है वो बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज का। अब ये जब यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कुछ यहाँ पे चला जाएगा। और आपको मैंने बोला था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। अब ये जो गोल्ड लीफ है या फिर गोल्ड फॉइल है ये रिपेल कर जाएगी आपस में। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेज़र करके इसकी जो वैल्यू है वो निकालते होंगे। ठीक है, वो हमारी बुक में नहीं है, इसलिए आप इतना ही याद रखो कि इन दोनों के डिस्टेंस के जो मेज़र है उसको निकाल के आप पता कि कितना चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो पॉजिटिव चार्ज नीचे को आया, वहाँ से ये इन दोनों फॉइल में सेम चार्जेस के कारण ये आपस में रिपेल हुई और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया उसको मेज़र करके हमने इसकी वैल्यू निकाली थी कि कितना चार्ज है उस पर। ठीक है, अब जब कई बार एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है तो यहाँ से जो अर्थिंग है, अर्थिंग सॉकेट है, यहाँ से वो निकल जाएगा। ठीक है, अर्थ में। ठीक है, वैसे ही नेगेटिव आप यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज वाली ऑब्जेक्ट रख दी तो उसमें नेगेटिव चार्ज भी ऐसे फ्लो करके इधर गोल्ड फॉइल में आ जाएगा और ये गोल्ड फॉइल पर जो सेम चार्जेस होंगे तो गोल्ड फॉइल रिपेल करेगी। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि ये वाली फॉइल मान लो ये बीच वाली जो फॉइल है ये पॉजिटिव ही है। ठीक है, और हमने ऊपर रख दिया नेगेटिव ऑब्जेक्ट। और यहाँ से क्या आएगा, ट्रैवल करेगा नेगेटिव चार्ज। जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पहुँचेगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा और ये आ जाएगा, साथ में जुड़ जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज। इस ऐसे भी देख सकते हो कि मान लो आपको दिया होगा कि ये पहले से पॉजिटिव चार्ज है, जो आपका ये डिवाइस है वो पहले से पॉजिटिव चार्ज है, और जब आपने इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा, मान लो इसकी मेटालिक डिस्प्ले और ऊपर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा और ये जो गोल्ड फॉइल है या फिर ये गोल्ड लीफ है ये आपस में अट्रैक्ट कर रही है, तो बताओ कि जो आपने ऊपर ऑब्जेक्ट रखा वो उस पर कौन सा चार्ज है। तो क्या आप बताओगे, उस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हमें पता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इस कारण जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट रखा उसमें से नेगेटिव चार्ज आया और हमें पता है कि पहले से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और नेगेटिव, इस कारण नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे और ये जो गोल्ड फॉइल है वो आपस में जुड़ जाएगी। वैसे ही यहाँ पे रिपल्शन होती तो हमें पता था कि यहाँ पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज था, बट जब हमने ऑब्जेक्ट रखा, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट ऊपर रखा मेटालिक डिस्क पे, तो वहाँ से कोई भी चार्ज आया और वो आपस में रिपेल करने लगे। तो हमें पता है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट रखा वो भी क्या होगा, पॉजिटिवली चार्जड ही होगा। ठीक है, तो यही था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है।